हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमित कुमार त्रिपाठी। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस। रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक पैरामेडिकल सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस ये ओसोफेगस से संबंधित बीमारी है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, ओसोफेजाइटिस। रिफ्लेक्स का मतलब होता है बैकफ्लो। ओसोफेजाइटिस का मतलब होता है ओसोफेगस का इन्फ्लेमेशन। गाइस, मैं आपको थोड़ा इन्फ्लेमेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने ये स्लाइड लगा रखा है इन्फ्लेमेशन का, आप यहाँ पर देखिए। द क्लासिक साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर दो कैटेगरी बनाई गई है, इंग्लिश और लैटिन। लैटिन वर्ड हमें पता है, जो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में बोला जाता है, जो क्यूबा, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, गुयाना में जो बोला जाता है उसे लैटिन वर्ड कहते हैं, लैटिन भाषा कहते हैं। इंग्लिश भाषा जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हमें पता है। तो इंग्लिश में क्या उसका मायने है और लैटिन में क्या इसका मायने है, ये मैं बता रहा हूँ। इन्फ्लेमेशन के 5 लक्षण होते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें होता है रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन। रेडनेस का मतलब है जिस अंग में इन्फ्लेमेशन होता है, संक्रमण होता है, वहाँ का अंग लाल हो जाती है, उसमें लालिमा आ जाती है। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन हो जाती है। हीट का मतलब है वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। पेन का अर्थ है जिस अंग में इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर दर्द होता है। और लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब है एक तरह से उसकी एनाटमी तो ख़राब हो जाती है, फिजियोलॉजी भी ख़राब होती है। ऐसा होता है संक्रमण के कारण। इन्फ्लेमेशन इसी को कहते हैं। जहाँ इन्फ्लेमेशन जिस अंग में होता है उस अंग का नाम लिखकर उसके आगे आइटिस लिखते हैं। जैसे पेनक्रियाज में अगर है तो पेनक्रेटाइटिस। इन्फ्लेमेशन अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में है तो प्रोस्टाइटिस। हमें पता है हिपेटाइटिस इसी तरह होता है। इसी तरह होता है ओसोफेजाइटिस। तो इंग्लिश में है रेडनेस, लैटिन में इसे कहते हैं रूबोर। इंग्लिश में स्वेलिंग, लैटिन में टूमोर। इंग्लिश में हीट, लैटिन में कैलोर। इंग्लिश में पेन, लैटिन में डोलोर। इंग्लिश में लॉस ऑफ फंक्शन और लैटिन में फंक्टियोलाइसा। ये देखिए, एक फिगर बना है, किसी व्यक्ति के पैर का अंगूठा है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है और ये 5 लक्षण वहाँ पर दिख रहे हैं। तो यही इन्फ्लेमेशन, यही सारी चीज़ें जब ओसोफेगस में हो जाए तो उसको कहते हैं ओसोफेजाइटिस। ओके, हम कुछ यहाँ पर ओसोफेजाइटिस का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ओसोफेजाइटिस का है, क्रोनिक सिम्टम्स आर म्यूकोकोसल डैमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए एबनॉर्मल रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द ईसोफेगस। इसका अर्थ होता है क्रोनिक सिम्टम्स। क्रोनिक का मतलब होता है जो बहुत ही पुरानी समस्या हो। एक्यूट का मतलब होता है जो कि बहुत ही त्वरित है, जल्दी अचानक हो गया है। और क्रोनिक का मतलब है जो समस्या बहुत पुरानी है, उसे क्रोनिक कहते हैं। तो ओसोफेजाइटिस ऐसा नहीं है कि रात में हुआ और सुबह फिर वो उसके लक्षण दिखाई देने लगे। ये एक लंबे समय तक होने वाली बीमारी है। क्रोनिक बीमारी के अंतर्गत इसे रखा गया है ओसोफेजाइटिस को। तो यहाँ पर है क्रोनिक सिम्टम्स मतलब पुराना लक्षण, और म्यूकोसल डैमेज, जो म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा जो होता है इनर मोस्ट लेयर होती है, उसका जब डैमेज हो जाए, और ऐसा इसलिए हो कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, जो स्टमक के अंदर कंटेंट्स हैं जिसमें HCl होता है, वाटर होता है, एंजाइम्स होते हैं, वो रिफ्लेक्स बैकफ्लो करें ऊपर ओसोफेगस की तरफ।
गाइस मैं ये सब बताने से पहले आपको थोड़ा एनाटमी और फिजियोलॉजी स्टमक का और इसोफेगस का बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो। ये सब चीज़ें हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसको ज़रा सा आप ध्यान से समझिए। देखिए आपके स्क्रीन पर एक स्टमक का फिगर दिख रहा है। ये उसकी मैं कुछ एनाटमी बताना चाहता हूँ स्टमक का। हम लोग जानते हैं, हम लोग फर्स्ट ईयर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टमक जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। कैविटी 4 प्रकार की होती हैं हमारे बॉडी में, 4 कैविटी हैं। ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा चुका है। अब सेकेंड ईयर में इसी को मैं रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हमारे बॉडी में 4 कैविटी होती है, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन में बांट दिया गया है। वो 9 रीजन कौन कौन से हैं? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा, एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्ब्लाइकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये 9 रीजन होते हैं। स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में अपर एरिया में स्थित होता है, मतलब स्टमक अपर एब्डोमिनल एरिया में होता है। स्टमक खाने से लेकर पेट तक, स्टमक तक जो भोजन को पहुंचाने की नली होती है उसे कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई होती है, डायमीटर जो होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है। ईसोफेगस का काम होता है जो हम भोजन लेते हैं उसको बकल कैविटी, जो हमारा बकोफेरेंजियल कैविटी है, वहाँ से भोजन को सलाइवा के थ्रू आगे भेजना और ईसोफेगस के थ्रू उसको स्टमक तक ले जाने का काम ईसोफेगस का है। मतलब हम सीधे शब्दों में कहें तो खाने को मुंह से स्टमक तक पहुंचाने वाली नली को ईसोफेगस कहते हैं। लंबाई में फिर बताता हूँ 25 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर होता है, नियर अबाउट। ईसोफेगस के बाद जो आर्गन होता है वो स्टमक होता है। जहाँ पर ईसोफेगस और स्टमक आपस में मिलते हैं उस जंक्शन को, उस जंक्शन पर एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मतलब समझ लीजिए एक तरह का टाइटनेस, एक ढक्कन की तरह समझ लीजिए। वहाँ एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। स्टमक के 3 हिस्से होते हैं, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ये हमें पता है। अगर हम मसल की बात करें तो स्टमक की जो आउटर मोस्ट मसल होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है, जो मिडिल मसल वाला होती है वो सर्कुलर मसल होती है, और जो इनर मोस्ट मसल होती है वो होती है ऑब्लिक लेयर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, सर्कुलर लेयर और ऑब्लिक लेयर, 3 लेयर्स होती हैं इसमें। स्टमक की मसल की हम बात कर रहे हैं। अगर हम स्टमक की एनाटमी देखें तो मैंने बताया कि एक होता है जो बाहर की तरफ होता है, एक राउंड, सेमी राउंड एरिया स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं ग्रेटर कार्वेचर, और जो अंदर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं लेजर कार्वेचर। ऊपर मैंने बताया जहाँ एसोफेगस और स्टमक आपस में मिले हैं वहाँ पर होता है कार्डियक स्फिंक्टर, और नीचे नीचे जहाँ पर स्टमक समाप्त होता है, पाइलोरस का एरिया समाप्त होता है, जहाँ पाइलोरस का एरिया समाप्त होता है और आगे डुओडेनम का एरिया आता है, वहाँ पर वो होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। गाइस एक बात ध्यान दीजिए, जब खाना हमारे स्टमक में आता है तो ऊपर कार्डियक स्फिंक्टर और नीचे पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और अंदर खाने की ग्राइंडिंग होती है, मिक्सअप होता है, खाने को बिल्कुल बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। ठीक है, ये सब होते समय ऊपर कार्डियक स्फिंक्टर और नीचे पाइलोरिक स्फिंक्टर दोनों बंद रहते हैं, ताकि जो अंदर का, जो हमारे स्टमक का अंदर का कंटेंट है वो ऊपर कार्डियक स्फिंक्टर अगर खुला रहेगा तो ऊपर एसोफेगस में चले जाएंगे, और पाइलोरिक स्फिंक्टर खुला रहेगा तो वो अधपचा भोजन जो है वो डुओडेनम में चला जाएगा। इसीलिए भोजन को पचाते समय भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए स्टमक के अंदर उस समय कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं। स्टमक के अंदर क्या होता है ये हम जान लें थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि स्टमक के अंदर एक जूस निकलता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तकरीबन 24 घंटे में लगभग 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस स्टमक में से सिक्रीट होता है।
इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर एंजाइम सीक्रेट होते हैं। हमें पता है कि पेप्सिन एंजाइम स्टमक के अंदर सीक्रेट होता है। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करते हैं कि ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देते हैं और यही एमिनो एसिड बाद में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिन हार्मोन भी सीक्रेट होता है स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर हार्मोन्स, एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर और पानी तो उसमें होता ही है जो हम पीते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। भोज्य पदार्थ इसमें होते हैं, ये सारी चीज़ें स्टमक के अंदर होती हैं। और कार्डियक स्पिंचर और नीचे पाइलोरिक स्पिंचर बंद होता है और अंदर इनकी क्या होती है, मिक्सअप होती है, ग्राइंडिंग होती है, इन्हें तोड़ा जाता है। हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होता है, क्योंकि सूक्ष्म जो जीव भोजन में आ जाते हैं उनको मारने के लिए होता है और भोजन को एसिडिफाइज करने के लिए होता है, जिससे कि क्या हो कि मैंने जैसा बताया कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जो स्टमक में सिक्रीट होते हैं, उनका काम होता है सूक्ष्म जीवों को मारना। और साथ ही गैस्ट्रिक जूस का एक और फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो क्या करता है, स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। ओके, ये इनके काम होते हैं स्टमक के। अब ये गैस्ट्रिक जूस कैसे सिक्रीट होता है, कैसे बंद होता है, इसमें 3 फेज होती है, सिफेलिक फेज होती है, गैस्ट्रिक फेज होती है, इंटेस्टाइनल फेज होती है, वो अलग चीज़ है। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है भोजन को डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने में। तो ये स्टमक है, तो जब ये स्टमक का कंटेंट जिसमें गैस्ट्रिक जूस और पानी और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, जब ये कंटेंट बैकफ्लो हो जाए, कार्डियक स्पिंचर के थ्रू वापस इसोफेगस में चला जाए, इसी बीमारी को कहते हैं रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस। सीधे शब्दों में जो हमारा खाना पेट में गया है वो वापस ऊपर इसोफेगस वाली नली में चला आए और वहाँ से फिर हमारे मुंह तक चला आए, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस बीमारी। एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 फिगर आप देख रहे हैं। पहला एक हेल्दी स्टमक है, इसमें देखिए जो खाना है, जो स्टमक के अंदर जितने कंटेंट हैं, जो स्टमक के अंदर जितने इंग्रेडिएंट हैं, जितने हार्मोन्स, जो हार्मोन है, एंजाइम है, HCl है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सारी चीज़ें हेल्दी स्टमक में अंदर रहती हैं। ऊपर कार्डियक स्पिंचर बंद रहता है। जबकि GERD जो होता है, GERD क्या है, ये रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस बीमारी होती है, इसे मेडिकली GERD कहते हैं। GERD का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। आई रिपीट अगेन, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। ये अगर ये बीमारी होती है, मतलब रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस हो जाता है, तो क्या होता है, जो स्पिंचर है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत ही लूज, बहुत ही ढीला हो जाता है, वो टाइटली बंद नहीं होता है, कार्डियक स्पिंचर टाइटली बंद नहीं होता है। और जो स्टमक के अंदर का सारा कंटेंट है वो वापस ओसोफेगस में चला जाता है। ध्यान दीजिए, जब स्टमक का कंटेंट ओसोफेगस में वापस चला जाए, बैक फ्लो हो जाए, क्योंकि कार्डियक स्पिंचर कमज़ोर हो गया है, तो इसी बीमारी को कहते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। ओके, स्टमक के बारे में इसका मैं एक पोजीशन बताना चाहता हूँ कि स्टमक जो होता है इसके आगे क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है स्टमक के आगे, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर होता है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। स्टमक के एंटीरियरली जो है वो होता है लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। स्टमक के जो पोस्टीरियरली होता है वो होता है एब्डोमिनल एरोटा, पैनक्रियाज, स्प्लीन और लेफ्ट किडनी। ये पोस्टीरियर में स्टमक के स्थित होते हैं। स्टमक के ऊपर जो होता है वो होता है डायफ्राम। हमें पता है स्टमक के ऊपर डायफ्राम होता है। और स्टमक के नीचे कोलोन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन। हमें पता है कोलोन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बहुत सारे भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम, फिर एनल कैनाल होता है। तो ये जो कोलन होते हैं, कोलन के 3 हिस्से होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। तो ये जो ट्रांसवर्स कोलन होता है, ये ट्रांसवर्स कोलन स्टमक के नीचे स्थित होता है। ये सारी चीज़ें
स्थित होती हैं। जो पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस का वो होता है 1.5 टू 3.5। तो याद रखिएगा 1.5 टू 3.5 जो होता है ये गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है। इसका मतलब कि ये बहुत ही एसिडिक होता है। अब हम बात करते हैं अपनी बीमारियों, इस गैस्ट्रिक जूस बीमारी के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा आउटलाइन ओसोफेगस और स्टमक के बारे में देख लिया है। अब हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन था क्रोनिक सिम्टम्स और म्यूकोकोसल डैमेज। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि जो स्टमक होता है वो स्टमक की 5 दीवारें होती हैं, 5 लेयर होते हैं। जो सबसे भीतरी होती है दीवार, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक, वो होती है म्यूकोसा। उसके बाद होती है बाहर की तरफ सब म्यूकोसा। उसके बाद होता है सर्कुलर मसल लेयर। उसके बाद होता है और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, और सबसे बाहर होती है पेरिटोनियम। तो यहाँ पर दिया गया है क्रोनिक सिम्टम्स और म्यूकोकोसल डैमेज प्रोड्यूस बाय द एबनॉर्मल रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द इसोफेगस। यही कहने का मतलब इनके ये है कि जो कंटेंट हैं वो इसोफेगस में वापस आ जाएं, बैक फ्लो हो जाएं। इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है, इंट्रोडक्शन में मतलब मैंने ही लिखा है इसको, तो इसमें ये लिखा गया है रिफ्लेक्स esophagitis is an esophageal mucosal injury that occurs secondary to retrograde flux of gastric contents into the esophagus. Secondly, typically the reflux disease involve the distal 8 to 10 centimeter of the esophagus and the gastroesophageal junction. देखिए, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति खाना खाता है और खाना उसके पेट में चला गया और वहाँ पर पानी और HCl और एंजाइम्स और हार्मोन्स सब अपना काम कर रहे हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, आपको पता ही है। तो गैस्ट्रिक जूस अपना काम कर रहा है स्टमक के अंदर नॉर्मली। अगर किसी व्यक्ति को रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस बीमारी हो जाती है, तो मैंने बताया कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ये जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट है वो क्या होते हैं? वो कार्डियक स्पिंचर कमज़ोर होती है और वो वापस ओसोफेगस में चला आता है कंटेंट। तो हमें पता है कि एसोफेगस की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो पूरा एसोफेगस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। जो कंटेंट स्टमक से ईसोफेगस में वापस आ जाते हैं, तो ईसोफेगस जो 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है उसमें नीचे का 8 से 10 सेंटीमीटर ही इसमें इन्वॉल्व होता है। ये इनके कहने का मतलब था। एटियोलॉजी, क्या कारण है क्यों किसी नॉर्मल व्यक्ति को रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस बीमारी होती है? इसका पहला है कारण आइडियोपैथिक का मतलब समझ लेते हैं सेल्फ। कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात। कुछ लोगों का जन्मजात ये समस्या होती है। जन्मजात उनका कार्डियक स्पिंचर कमज़ोर होता है। जन्मजात उनके स्टमक का जो कंटेंट है वो इसोफेगस में वापस चला आता है, रिवर्ट बैक हो जाता है। तीसरा आता है ट्रोमेटिक, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके अपर एब्डामन एरिया में चोट लग गई, इस कारण भी होता है ये बीमारी। इन्फेक्शन है अगला। इन्फेक्शन अगर हो जाए, किसी तरह का संक्रमण हो जाए, सपोज दैट कि प्राइमरली इन्फेक्शन हो जाए या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, हेपेटाइटिस के बाद रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस हो जाए, या फिर इंटेस्टाइनल सीए कैंसर कार्सिनोमा है उसके बाद हो जाए रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस। तो कई सारे यहाँ पर संभावनाएं हैं। अगला है ऑटो इम्यून, किसी की बॉडी इम्यूनिटी के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तब भी ये हो जाता है। नियोप्लास्टिक, अब नियोप्लास्टिक क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। नियोप्लास्टिक किसे कहते हैं? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल, यही होता है नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, बेनाइन जो होता है प्राइमरी स्टेज, और मैलिग्नेंट जब होता है लास्ट के 3rd 4th स्टेज। हमें पता है कि हमारे बॉडी में सेल डिवीज़न होता है, सोमेटिक सेल हैं और जर्म सेल हैं। मियोसिस माइटोसिस सेल डिवीज़न होते हैं। मियोसिस के बाद 4 डॉटर सेल बनती हैं, माइटोसिस के बाद 2 डॉटर सेल बनती हैं, दो डॉटर सेल बनती हैं माइटोसिस के बाद। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि मियोसिस सेल डिवीज़न के बाद 4 डॉटर सेल और माइटोसिस सेल डिवीज़न के बाद 2 डॉटर सेल बनती हैं, तो सेल डिवीज़न होता है। और एक सिस्टमेटिक तरीके से सेल का निर्माण होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से सेल का अंत होता है, उसे हम कहते हैं एप्टोसिस। ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं।
तो जब सेल का अनवांटेड अननेसेसरी ग्रोथ होने लगे, अब नॉर्मल ग्रोथ होने लगे, उसी को हम कहते हैं नियोप्लास्टिक ट्यूमर। और ये दो प्रकार का होता है, बेनाइल मैलिग्नेंट, ये भी कारण होता है रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस होने का। अगला है डीजनरेटिव, जब नेक्रोसिस वगैरह होने लगे, जब वो दीवारें उसकी कमज़ोर हो जाएं, टूटने लगे वहाँ की सेल्स। अगला वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं WLES, ब्लेस, ब्लेस कहते हैं, WLES, याद रखिए। तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि WLES, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है वीक लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। इसका मतलब तो वीक का मतलब होता है कमजोर, लोअर का मतलब होता है नीचे का हिस्सा, इसोफेगल स्फिंक्टर मतलब इसोफेगस से लगा हुआ स्फिंक्टर, ढक्कन। मतलब जब कार्डियक स्फिंक्टर कमजोर हो जाए, जो इसोफेगस और स्टमक के बीच का जंक्शन है जहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर होता है, जब वो कमज़ोर हो जाए और जिस कारण जो कंटेंट हैं स्टमक के वो वापस इसोफेगस में चले जाएं, इसी समस्या को कहते हैं WLES। अगला जो एटियोलॉजी है वो है IPC। IPC का मतलब होता है इम्पेयर्ड इसोफेगल। यहाँ पर मैं थोड़ा सुधार करना चाहूँगा, यहाँ पर है क्लीनलेस, इम्पेयर्ड इसोफेगल क्लीनलेस, ठीक है, या इसे क्लियरनेस भी कहते हैं, क्लीननेस। क्लीननेस का मतलब होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग की वो है, ठीक है, CLEAR होना चाहिए टी की जगह, और ANC, ठीक है, क्लियरनेस, या इसे हम कहते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस ज़्यादा अच्छा है। देखिए जो IPC होता है, तो IPC में जो C का मतलब है वो क्लियरनेस भी होता है, क्लियरेंस भी होता है, क्लीननेस भी होता है। हम जो भी वर्ड यूज करें, लेकिन हम यहाँ पर लेकर चलते हैं C का मतलब क्लियरेंस से, क्लियरेंस, CLEARANCE। आई रिपीट अगेन, CLEARANCE, क्लियरेंस। यहाँ टी की जगह आर होगा। तो IPC का मतलब होता है इम्पेयर्ड इसोफेगल क्लियरेंस। इसमें क्या होता है, जो इसोफेगस है वो हमेशा क्लियर रहना चाहिए, लेकिन इसोफेगस क्लियर नहीं रहता है, किसी न किसी कारणवश उसमें इंग्रेडिएंट रह जाते हैं। जैसे कोई सी व्यक्ति ने खाना खाया तो खाना पूरा का पूरा इसोफेगस से स्टमक में जाना चाहिए, तो कुछ व्यक्ति में क्या है कि इसोफेगस में कुछ चीज़ें रह जाती हैं और जो पेट में जाता है वो भी वापस लौट कर इसोफेगस में आ जाता है। ये समस्या होती है। और ये कब होता है, ये होता है, यहाँ पर लिखा है प्रेजेंस ऑफ हाइटल हार्निया, और कॉमा देकर लिखा है पुअर गैस्ट्रिक इम्पेटिंग, इम्पटी का मतलब होता है खालीपन। तो हाइटल हार्निया, अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, व्हाट इज़ हाइटल हार्निया। हार्निया का मतलब होता है अपनी सीमाओं को लांघ जाना, अपनी सीमा को पार कर जाना। जब हम ये देखते हैं कि कोई आर्गन अपनी सीमा को पार कर गया, कोई अंग अपनी परिधि को पार कर गया, तो हम उसे कहते हैं कि ये हार्निएट कर गया, या फिर हम इसे कहते हैं यहाँ हार्निया हो गया, हर्निया हो गया। हर्निया कई प्रकार का होता है, जैसे इंग्यूनल हर्निया होता है। इंग्यूनल हर्निया में क्या होता है, इंग्यूनल कैनाल के अंदर जो इंटेस्टाइन है वो नीचे लटकने लगती है इंग्यूनल हर्निया में, वापस उसे ऊपर करके मेस लगाते हैं, जाली लगाते हैं ताकि वो नीचे ना जा पाए। इसी तरह अम्बिलिकल हार्निया होता है। उसी तरह एक प्रकार का हार्निया होता है जिसे हम कहते हैं हाइटल हार्निया या हाइटस हार्निया, दोनों चीज़ें होती हैं, हाइटल हार्निया या हाइटस हार्निया। इसमें क्या होता है कि जो स्टमक होता है, आप फिगर देख सकते हैं, नीचे लिखा है हाइटस, रिंग की तरह स्ट्रक्चर है, ऊपर है हार्निया लिखा है। हार्निया मतलब वो अंग जो कि अपनी सीमा को लांघ गया है, वो उसको हर्निया कहते हैं। ऊपर फिर यहाँ लिखा है इसोफेगस, डायफ्राम और स्टमक, मतलब स्टमक का वो हिस्सा जो कि अपनी परिधि को पार करके आगे बढ़ गया है, उसे हम कहते हैं उस एरिया को हर्निया। तो अगर किसी को हाइटल हार्निया है तो उसमें क्या होता है कि जो कार्डियक स्फिंक्टर से लगा हुआ जंक्शन है स्टमक का, वो अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन को छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में भी रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भोजन है वो इसोफेगस से पूरी तरह स्टमक में नहीं जाता है, कुछ चीज़ें इसोफेगस में रह जाती हैं, और जो जाता है स्टमक में वो वापस रिवर्ट बैक कर जाता है इसोफेगस के अंदर। और ऐसा होता है जबकि किसी व्यक्ति को हाइटल हार्निया है। तो ये एटियोलॉजी जो है हाइटल हार्निया, ये भी एक कारक होता है रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस होने का। आगे वाली एटियोलॉजी हम देखते हैं ओबेसिटी।
हमें पता है एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, वो है लंबाई और वज़न। हमें पता है कि 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 फुट का है, मतलब वो 180 सेंटीमीटर का है। 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर, 6 फुट बराबर 180 सेंटीमीटर। आई रिपीट, ध्यान दीजिए इस बात को। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर, 6 फुट में 180 सेंटीमीटर। अब कोई व्यक्ति 180 सेंटीमीटर का है, लंबाई है उसकी 180 सेंटीमीटर मतलब 6 फुट, तो हम मानते हैं कि इसका वजन होना चाहिए, आगे का 1 हटा दीजिए, 80 किलोग्राम। कोई 150 सेंटीमीटर का है तो 50 किलोग्राम, कोई 160 सेंटीमीटर का है 60 किलोग्राम, कोई 190 सेंटीमीटर का है तो 190 सेंटीमीटर का है तो 90 किलोग्राम, अगर कोई 170 सेंटीमीटर का है तो 70 किलोग्राम। आगे का 1 हटा देना चाहिए। ये आदर्श एक मोटा मोटा पैमाना बनाया गया है। अब मान लीजिए कोई 150 सेंटीमीटर का है, 150 सेंटीमीटर मतलब 5 फुट का है, और उसका वजन 50 किलोग्राम की जगह 90 किलोग्राम है, तो उसे ओबेसिटी कहते हैं। तो जिनको ओबेसिटी होती है, ये भी एक एटियोलॉजी है रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस होने का। स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट का धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको ये बीमारी हो सकती है, GERD या रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस। अल्कोहल, शराब पीना, हाई डाइटरी फैट, हम बहुत ज़्यादा घी वगैरह खाना, ड्रग्स का मतलब यहाँ पर है कि जो लंबे समय तक दवाओं का सेवन करे। जैसे जैसे टीबी की जो दवा होती है, AK-4 करके आती है, 4 तरीके की टीबी की दवा होती है, हमें पता है। रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटाल। इथेम्ब्यूटाल जो है मार्केट में कम्बुटाल 750 के नाम से आता है। तो रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटाल, ये जो टीबी की दवाएं हैं, ये 6 महीने से लेकर 9 महीने तक खिलाई जाती हैं। अब ये इतनी स्ट्रांग दवा होती है कि आप 9 महीने तक ये दवा खाते रहते हैं, पर डे खाते हैं, छोड़ना नहीं है, पर डे खाना है। तो जो टीबी की दवा है, या थायराइड की दवा है, या डायबिटीज़ की दवा है, या हाइपरटेंशन की दवा है, ये जीवन भर खानी होती हैं। तो जीवन भर खाने से भी ये भी एक कारक होता है, एटियालजी मतलब ये भी एक कारक होता है रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस होने का। मतलब जो इससे ये समस्या होती है कि जो पेट का कंटेंट है, जो पेट में जो चीज़ें हैं, स्टमक में जो चीज़ें हैं, वो वापस खाने की नली में चली आएँ, वापस वो इसोफेगस में चली आएँ। माइक्रोबियम अल्टरनेशन, ये भी एक एटियोलॉजी है। आगे हम बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सुधार कीजिएगा, यहाँ पर चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा है WLES मतलब वीक लोअर इसोफेगल स्पिंचर, WLES। यहाँ पर WELS हो गया है, उसे WLES समझिएगा। तो WLES में क्या होता है, मैंने बताया कि जो स्पिंचर होती है, कार्डियक स्पिंचर, वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसके क्या कारण होते हैं? इसके कारण होते हैं ट्रांसमिटेड प्रेशर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जब एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर पड़े और वो ऊपर की तरफ जाए, और ऊपर की तरफ जाकर कार्डियक स्पिंचर को कमज़ोर कर दे, जिससे कि सारे कंटेंट स्टमक के कहाँ चले जाएं, गैस्ट्रिक जूस और सब कुछ चले जाएं, वापस रिवर्ट बैक होकर इसोफेगस में। तो ट्रांसमिटेड प्रेशर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एटियोलॉजी, जो कि काज करता है कार्डियक स्पिंचर की कमजोरी को। दूसरा होता है एसिड मीडियम। अगर पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो जाए, हमें पता है गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है वो है 1.5 टू 3.5। तो जब pH एक गैस्ट्रिक जूस एसिडिक मीडियम होता है, उसी में किसी ने सॉल्टी स्पाइसी खाना खा लिया, उसी में किसी ने अल्कोहल पी लिया और स्मोकिंग कर रहा है, तो पूरा जो गैस्ट्रिक जूस है और पूरा स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है, पूरा स्टमक का मीडियम एसिडिक हो जाता है। और ये काज करता है WLES को, मतलब वीक लोअर इसोफेगल स्पिंचर, मतलब कार्डियक स्पिंचर को कमज़ोर करने में इसका एक रोल होता है। इसी तरह अगला है डायफ्राम की प्रॉब्लम हो, एनाटॉमिकल अगर प्रॉब्लम दिक्कत हो। इसी तरह होता है डिजिटल इसोफेगल मसल टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड। मसल का कॉन्ट्रैक्शन ठीक तरीके से ना हो, जो कार्डियक स्पिंचर मसल का कॉन्ट्रैक्शन ठीक तरीके से ना हो, मतलब कार्डियक स्पिंचर को ठीक तरीके से बंद होना चाहिए, लेकिन वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन ठीक तरीके से ना हो, तब भी ये वीक लोअर इसोफेगल स्पिंचर की दिक्कत हो जाती है। उसके बाद अगला है म्यूकोसल डैमेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है, मैंने बताया कि पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड में प्रोटीन को तोड़कर छोटे अणुओं में अमीनो एसिड में बदलना, ताकि उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो सके। लेकिन अगर पेप्सिन बहुत ज़्यादा सीक्रेट कर गया, तब पर भी म्यूकोसा की लेयर जो होती है स्टमक की, वो कमज़ोर हो जाती है, और इस कारण भी रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस हो जाता है, और वीक लोअर इसोफेगल स्पिंचर की भी समस्या हो जाती है। अगला है बाइल। बाइल की अधिकता से भी ये होता है।
अगली स्लाइड हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। कैसे हम पता करेंगे कि किसी व्यक्ति को रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस की दिक्कत है। इसमें हम चीज़ें जानेंगे, आउटलाइन जानेंगे, साइन एंड सिम्टम जानेंगे, इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस जानेंगे। तो पहला आउटलाइन ये है, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस हैज़ डबल ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इन इंडिया। देखिए हर 10 साल में, ये एक स्टडी की गई है भारत के अंदर कि भारत के अंदर 10 साल में ये जो रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस GERD के मरीज हैं वो हर 10 साल पर बढ़ जाते हैं। मतलब 2010 में जितने थे 2020 में उसका डबल हो गया होगा। अगला है नो इफेक्ट ऑफ मेल और फीमेल। देखिए कुछ बीमारियां होती हैं मेल की, कुछ बीमारियां होती हैं फीमेल की। जैसे कि थायराइड ज़्यादातर फीमेल को होता है, डायबिटीज़ ज़्यादातर मेल को होता है। थायराइड और डायबिटीज जो होता है ये तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन थायराइड जनरली फीमेल को ही होता है और डायबिटीज़ के ज़्यादातर मरीज मेल होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स और जो ओसोफेजाइटिस GERD मेल और फीमेल किसी को हो सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जो GERD इंक्रीज इन द ऑटम एंड विंटर, मैंने बताया ना रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस को GERD भी कहते हैं। GERD का फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। तो ये पतझड़ में और ठंड के समय में इसकी स्थिति बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ठंड के समय में पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने से स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम बढ़ता जाता है, वो एसिडिक मीडियम GERD को बढ़ावा देता है। तो ये ठंड के दिनों में GERD का केस ज़्यादा मिलता है। अगला है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम GERD का रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस का क्या है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इसोफेगल, दूसरा होता है एक्स्ट्रा इसोफेगल। इसोफेगल में होता है हार्ट बर्न, जैसे लगता है कि छाती में हमेशा जलन हो रही है। दूसरा है एसिड डाइस्पेप्सिया। देखिए एसिड डाइस्पेप्सिया क्या होता है इसके बारे में समझिए। डाइस्पेप्सिया का जो डिफिनेशन है वो है कि इट इज़ डिफाइंड एज ए परसिस्टेंट और रिकरेंट पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अपर एब्डामन। फिर से सुनिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, डाइस्पेप्सिया क्या होता है। डाइस्पेप्सिया का मतलब होता है इट इज़ डिफाइंड एज ए परसिस्टेंट और रिकरेंट पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अपर एब्डामन। जब जैसे मान लीजिए किसी को पेट में दर्द हो रहा है, पेट के ऊपरी हिस्से में अपर एब्डामन में दर्द हो रहा है और उसको दे दिया गया एसाइक्लोफिनेक या मेफ्टॉल स्पास, डाइसाइक्लोमीन, जो दर्द निवारक दवाएं हैं, जो ऐंठन रोधी दवाएं हैं, वो दे दिया गया अपर एब्डामन में जिसको दिक्कत है। लेकिन दर्द निवारक दवा देने के बाद भी, ऐंठन रोधी दवा देने के बाद भी, मतलब एनाल्जेसिक दवा और एंटी स्पाज्मोटिक दवा देने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है, अपर एब्डामन में दर्द बना हुआ है लगातार वो परसिस्ट कर रहा है, बिल्कुल दर्द बना हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं डाइस्पेप्सिया। और ये एसिड के कारण हो तो इसे कहते हैं एसिड डाइस्पेप्सिया। मतलब पेट में अपर एब्डामन रीजन में हमेशा दर्द का बना रहना, इसी को कहते हैं डाइस्पेप्सिया। और ये एसिड के कारण हो, एसिडिक मीडियम ज़्यादा होने के कारण ये हो तो इसे कहते हैं एसिड डाइस्पेप्सिया। रिगर्जिटेशन का क्या होता है, मतलब है रिगर्जिटेशन भी साइन सिम्टम है। इसका मतलब होता है बैक फ्लो, खाना मुंह के अंदर वापस चला आना, इसी को रिगर्जिटेशन कहते हैं। चेस्ट पेन, हमेशा छाती में दर्द होते रहना, ये सब लक्षण हैं। आगे क्या है, एक्स्ट्रा इसोफेगल का लक्षण क्या है, कफ, खांसी आती है, अस्थमा मतलब कि सांस की समस्या भी शुरू हो जाती है, थ्रोट पेन होता है, गले में दर्द होता है, एस्पिरेशन निमोनिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुजुर्ग लोग हैं जो खांस नहीं सकते हैं, जिनकी उम्र 90 साल 100 साल है, वो खाना खाने के बाद लेटते हैं तो कई बार क्या होता है, पेट का खाना जो स्टमक का कंटेंट है वो क्या होता है, वापस रिवर्ट बैक करके इसोफेगस में चला आता है, उनके मुंह में चला आता है खाना, और फिर मुंह से उनकी सांस की नली ट्रैकिया में से होते हुए उसके लंग्स में चला जाए, और सोए सोए ही पेट का खाना मुंह में और मुंह से फिर वो सांस की नली से लंग्स में चला जाए, इसी को हम कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। इसको ध्यान दीजिए, ये बच्चों में भी ज़्यादातर होता है और बुजुर्ग लोगों में होता है। पेट का खाना मुंह में आना और मुंह से सांस की नली द्वारा वापस लंग्स में चले जाना, मतलब जो कंटेंट है स्टमक का वो इसोफेगस के थ्रू मुंह के अंदर आना और मुंह से फिर ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में चले जाना और निमोनिया हो जाना, इसी को कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। ये भी एक लक्षण होता है GERD और रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस का। अब आगे है हॉर्सनेस। हॉर्सनेस का मतलब होता है, इसको कहते हैं इम्पेयर्ड वॉइस, मतलब जब आवाज़ सही तरीके से ना आए। इसका डेफिनेशन है एन इम्पेयरमेंट और चेंज इन वॉइस
quality that affect the ability to speak or sing। जब व्यक्ति की आवाज़ सही तरीके से न निकले, आवाज़ की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो, तो उसी को हर्सनेस कहते हैं। और ये जो हॉर्सनेस है ये भी एक तरीके का साइन सिम्टम है रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस का। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो तुरंत देखने को मिलता है, जैसे जीआई ब्लीडिंग। जीआई ब्लीडिंग का मतलब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। कोई व्यक्ति अगर जीईआरडी से पीड़ित है तो कई बार क्या होता है, एक्यूट सिम्टम में ये देखने को मिला है कि उसकी जो आंत है, आहार नाल जो है, मतलब जो इसका स्टमक है, जो इसका इंटेस्टाइन है, उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। और ये ब्लीडिंग उसके लैट्रिन के रास्ते से बाहर आती है स्टूल के द्वारा, और स्टूल का कलर ब्लैक हो जाता है। फिर होता है डिस्फेजिया, कुछ भी निगलने वगैरह में भी दर्द होता रहता है। वोमिटिंग, उल्टी होती है। वेट लॉस, वजन कम हो जाता है। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी होने से एनीमिया हो जाता है। ये सब एक्यूट सिम्टम्स हैं। आगे बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस की। किस तरह से हम जांच करेंगे कि रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस इनको है या नहीं है, जीईआरडी इनको है या नहीं है। तो इसका एक्सरे कराएंगे, जो कि बैरियम सेलोस टाइप का एक्सरे होगा। यूएसजी कराएंगे, उसका अल्ट्रासोनोग्राफी, सिटी स्कैन उसका कराएंगे, उसकी एंजियोग्राफी भी कराएंगे, एमआरआई होगा। एंडोस्कोपी मतलब एक दूरबीन विधि से जांच होगी, जो कि उसको एसोफेगस में एक दूरबीन डालकर मॉनिटर पर देखा जाएगा कि क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद उसका न्यूक्लियर स्कैन भी कराया जाएगा। यूरिन टेस्ट होगा कि यूरिन में 2 टेस्ट होगा। आरएम मतलब रैंडमली जांच होगी, और एक होता है सीएस मतलब कल्चर जांच होगी कि किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं आ रहा है। स्टूल जांच होगी। स्टूल में ये देखेंगे कि स्टूल का कलर क्या है। स्टूल का कलर अगर ब्लैक है तो इसका मतलब कि जीआई ब्लीडिंग हो रही है। ब्लड टेस्ट उसका कराएंगे, उससे ये पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन कितना है, मतलब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रही है या नहीं हो रही है। साइटोलॉजी जांच कराएंगे, एफएनएसी जांच कराएंगे। कैंसर वगैरह की संभावना तो नहीं है, इसलिए एफएनएसी की जांच कराएंगे। उसका टिश्यू का थोड़ा सा सैंपल लेंगे, और उस सैंपल से हम उसकी बायोप्सी कराएंगे कि इसको कैंसर तो नहीं है। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू भी एक इन्वेस्टिगेशन है। इसका मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे किसी व्यक्ति को रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस से बचाएं। सबसे पहले तो ये काम करें कि हम ऐसा कुछ स्थिति बनाएं जिससे कि जो गैस्ट्रिक, आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पर होना चाहिए GASTRIC, गैस्ट्रिक होना चाहिए। वी की जगह सी है। ये प्रिंटिंग की दिक्कत है, आई एम सॉरी, ये टाइपिंग की दिक्कत है। यहाँ पर होना चाहिए कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन है, उससे कंट्रोल होना चाहिए। इम्प्रूव लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल को सुधारने से हम रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस GERD बीमारी से बच सकते हैं। लूजिंग वेट, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है वो अपना वेट लूज करें। अल्कोहल को हम अवॉइड कर दें, कॉफ़ी को अवॉइड कर दें। स्पाइसी, मसालेदार, साल्टी, बहुत ही नमकीन खाने को हम अवॉइड करें। और एज वेल एज स्मोकिंग आल्सो, हम धूम्रपान को भी अवॉइड करें। उसके बाद एलिवेटिंग मतलब उठाना। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड बाई 8 इंच, अपने सर को 8 इंच बेड से ऊपर उठाना है। आई रिपीट अगेन, अपने सिर को बेड से 8 इंच ऊपर उठा कर रखना है, तकिया लगा कर रखना है। ऐसा इसलिए कि एस्पिरेशन निमोनिया पेशेंट को ना हो सके। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको, और बल्कि सभी को, अपना सिर ऊपर करके सोना चाहिए, जिससे कि रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस के कारण निमोनिया की संभावना न बन पाए, एस्पिरेशन की संभावना न बन पाए। वेटिंग 3 आवर्स आफ्टर मील बिफोर लेइंग डाउन, खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटा वेट करना चाहिए लेटने के लिए। एंटासिड दवाएं देनी चाहिए जिससे कि एसिड की कमी हो। जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के कारण एसिडिक मीडियम बहुत ज़्यादा हो गया है, वो एसिडिक मीडियम को बहुत ज़्यादा है, उसको एसिडिक मीडियम को कम करने के लिए एंटासिड दवाएं देते हैं। और पानी देते हैं। पानी देखिए यहाँ पर लिखा है डॉक्टर एडवाइज। डॉक्टर एडवाइज का मतलब होता है, कई बार ऐसे केस होते हैं, क्रोनिक केस होता है, जिसमें कि राइल्स ट्यूब डाल देते हैं इसोफेगस के थ्रू स्टमक तक, और जो भी कंटेंट हैं स्टमक के अंदर, इस बात को फिर से सुनिए, कई बार क्रोनिक केस में पेशेंट के नाक से राइल्स ट्यूब 16 नंबर का डाल देते हैं, और वो राइल्स ट्यूब स्टमक इसोफेगस के थ्रू स्टमक तक डालते हैं, और स्टमक से जो स्टमक में कंटेंट हैं उसको इंजेक्शन के थ्रू राइल्स ट्यूब द्वारा खींचते हैं बाहर, बॉडी के बाहर। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को NPO कर दिया जाता है। NPO का मतलब होता है नॉट परमिटेड ओरली,
तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से पूछ कर ही, एडवाइज लेकर ही पानी देना चाहिए। ये सब मैनेजमेंट है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ये बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट करने के लिए इस बीमारी में। और अंतिम जो उपाय है वो सर्जरी, ऑपरेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फिगर मैंने आपको स्टमक का बता दिया है, हाइटस हार्निया और हेल्दी स्टमक और जीआरडी, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस का ये जो जीआरडी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ है, इसी को रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस कहते हैं, मैंने बताया है। ये दोनों, इसका यहाँ पर हमने पिक्चर लगा दिया है और इन्फ्लेमेशन के बारे में बता दिया है। गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय, थैंक यू।